सर ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे हम बोलते हैं लोगों को क्वेश्चंस भेजिए, तो आई हैव गॉट फ्यू क्वेश्चंस हियर कि एनलाइटनमेंट, पहले तो एनलाइटनमेंट क्या है और व्हाट इज दिस थिंग अबाउट एनलाइटनमेंट, और क्या ऐसा है कि एनलाइटनमेंट के लिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा, हमें रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, डू यू हैव टू गो इनटू वैराग्य फॉर एनलाइटनमेंट, ये सवाल हैं। फिर और हम कैसे डिटैच कैसे हो सकते हैं, क्या हमें अटैच नहीं होना चाहिए अगर हमको एनलाइटनमेंट चाहिए, या आर वी गोइंग ऑन द पाथ, और ये जर्नी क्या होती है। बहुत ही सटीक प्रश्न पूछे आपने और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। सीधी सी बात, एनलाइटनमेंट का अर्थ क्या होता है? तो हिंदी में उसे जागरूकता भी कह सकते हैं, है ना। एनलाइटनमेंट यानी मान लो कि इस रूम में इस वक्त पे अंधेरा है, वहां पे आप प्रकाश की रोशनी लाते हो। जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा मिट जाता है और प्रकाश से आप सारी चीजें देख सकते हो जो पहले नहीं देख पाते थे। यही बात इस जगत के स्वरूप में भी है। ये जगत हमें जैसा दिखता है वैसा है नहीं या होता नहीं है। जिसे माया कहा गया है, जिसे भ्रम कहा गया है, जिसे ये समझा गया है कि माया शब्द यानी ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है वो इल्यूजन है। इस इल्यूजन की सच्चाई को समझने के लिए अंतर का प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, हर व्यक्ति को अंधेरा दिख रहा है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ विषय में, कुछ न कुछ चीजों में एक खास प्रकार की लाइट यानी एक बुद्धि या प्रज्ञा होती है। जैसे किसी को संगीत के बारे में, जैसे किसी को नृत्य के बारे में, ये अभिभाव अभिव्यक्ति की बात है, तो उनको उस माध्यम से कुछ चीजें समझ में आती है। लेकिन जब पूरा आपकी उपलब्धि, आपके आत्मा की उपलब्धि, आपका आत्मा उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पे एकदम प्योरिटी का अनुभव करते हैं। अब जब प्योरिटी कही तो क्या प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटीज को भी समझना पड़ेगा। जब हम इम्प्योरिटीज को समझते हैं तो उसके और गहन विषय में जाना पड़ेगा। इम्प्योरिटीज आती क्यों है या हम लाते क्यों है जन्म के साथ, ये हमारी यात्रा क्यों चलती है, इसे भी समझना पड़ेगा। तो इन विषयों को समझने के लिए एनलाइटनमेंट को आपने सही तरीके से समझ लिया तो वो कहीं भी घटित हो सकता है। हमारे जीवन की हर क्रिया या प्रक्रिया या लक्ष्य पूरा किसी के भी जीवन का एनलाइटनमेंट की तरफ ही जाता है। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में हम एनलाइटनमेंट की तरफ ही चलते हैं। इसे भी आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। ये बातें समझने के लिए एक आवश्यक चीज और भी समझनी पड़ेगी, जैसे मृत्यु क्या है। एनलाइटनमेंट को समझना है तो अगर ये कह सकते हैं कि जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना क्या है वो भी समझ में आएगा। और दूसरी तरह से उसे देखे तो जीते जी अमर कैसे हो जाना वो भी समझ आता है। तो ये प्रवास, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन जो विषय, जो पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं उसे हम एक के बाद एक लेने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि हम इस प्रवास में, इस यात्रा में आते हैं तो क्या होता है। जब हम निश्चय करके आते हैं कि हमें इस जन्म में क्या प्राप्त करना है, क्या अनुभव करना है, उस हिसाब से एक मान लो आप
आप एक पूरा एक चक्र हो, है ना। आपका जीवन एक पूरा चक्र है, जैसे बॉल है, बॉल ऑफ लाइट है, ठीक है। अब इस बॉल ऑफ लाइट जैसे स्फेरिकल होता है, यानी जिसको अंदर से भी आप नाप सकते हो, एक गोला होता है, ऐसे पूरा प्रकाश का गोला है, और उसमें कहीं कहीं जगह पे पूरा अंधेरा है। अब वो अंधेरा क्या होता है कि वो अंधेरा आपके जीवन के अनुभव के माध्यम से आप उस अंधेरे को उजाले में लाने की यात्रा करते हो। अब ये गोला जब कंप्लीटली पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है, वो ही एनलाइटनमेंट है। तो जो अनुभव हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, इस अनुभव को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक जगह पे स्टोर होता है। अब जब आत्मा ये तय करके आती है कि मुझे क्या करना है, तो वो उसमें से सिलेक्शन करती है। ये सिलेक्शन जो होता है, ये सिलेक्शन वो अपने जो मास्टर्स हैं, जब उन्होंने जन्म नहीं लिया है, तो उसके मास्टर्स के पास रखते हैं। मास्टर्स इसे अप्रूव करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी आत्माओं के पास जाता है जो जैसे काउंसिल ऑफ लाइट बीइंग्स कहते हैं, या एक पूरा काउंसिल होता है, जो स्पिरिट काउंसिल्स बोलते हैं। हाँ, तो वहां पे अप्रूवल मिलता है, और उस विषय को लेके हम अनुभव करने के लिए इस जीवन में आते हैं। मैं ये एग्जाम्पल बार बार देता हूं, लेकिन इस वक्त पे इस बात को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल को दोहराना चाहता हूं। आपको प्रेम की अनुभूति करनी है इस जीवन में, तो क्या आपको बचपन से प्रेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। 7 साल तक आपको ऐसी इम्प्रिंट मिलती है, ऐसी ब्लूप्रिंट मिलती है, जिसमें आपको या हेट्रेड का अनुभव हो या प्रेम से विपरीत अनुभव आपको करवाए जाएंगे। अब आपकी यात्रा 7 साल के बाद शुरू होती है। इस विषय में जब आप 7 साल के बाद यात्रा की शुरुआत करते हो, तो 7 से 14 ऐसी साइकिल्स होती है, 7 to 14, 14 to 21, तो हर 7 साल में आपकी साइकिल बदलती है। इस प्रवास में एक अनुभव के रूप में 21 साल के बाद आपके जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव आने लगते हैं, जिस अनुभव के माध्यम से अब ऐसा नहीं है कि 21 में ही आएंगे, 7 और 14 में, 14 और 21 में अलग प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। जब इस प्रवास में आपकी यात्रा में कुछ चीजें ऐसी घटित होती है, जो डार्कनेस है आपके जीवन में, वो धीरे धीरे प्रकाश में आने लगती है। अब वो जो धीरे धीरे प्रकाश में आती है, तब हमें पता चलता है, तब हमें उस अनुभव को हम जोड़ते हैं, और उस अनुभव को साथ में लेके पर्टिकुलरली एक ही विषय के ऊपर हम अपनी मास्टरी पाते हैं। ज्यादातर आत्माएं इसी तरह काम करती है, लेकिन जो हमारी 9 इम्प्योरिटीज को लेके हम जन्म लेते हैं, और ज्यादातर ये इम्प्योरिटीज हमारे उसका निर्माण या उसकी इम्प्रिंट 9 महीने में तैयार होती है, मदर्स वूम में तैयार होती है। और वो 7 इम्प्योरिटीज में, जैसे हमने 7 इम्प्योरिटीज, यू मीन टू से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। जी, यही 7 इम्प्योरिटीज हमारे चक्रास के अंदर बैठ जाती है। अहंकार भी तभी आ जाता है। हाँ जी, अहंकार को हम अलग से समझेंगे, ठीक है। अब वो 7 इम्प्योरिटीज की जो बात है, 7 इम्प्योरिटीज अपने अलग अलग 7 चक्रस में जाके बैठती है। अब वो 7 चक्र है जो हमारे ओरिजिनली जब हम पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं, उस जन्म के साथ हम एकदम प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं। अब धीरे धीरे उस प्योर कॉन्शियसनेस में जो हम इम्प्योरिटीज को मदर्स वूम में इम्प्रिंट लेके आते हैं, उसी प्रकार से हमारी फैमिलीज के, कुटुंब के, हमारे आसपास के वातावरण से
हमारे अनुभवों से उस इम्प्योरिटीज को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और जो प्योर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होती है, जिसे हम एक तरह से कुंडलिनी शक्ति भी कह सकते हैं, उस कुंडलिनी शक्ति अंदर जाके वो अपने रूप चक्र में बैठ के कुंठित हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। यानी वो एक छोड़ वायर का है, ओके, वहां पे एक एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। अब वो नीचे क्यों जाती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उसे यहां बैठा देता है। इस इम्प्योरिटी से जो डिवाइन एनर्जी जो हमारे सहस्त्रार से अपने रूप चक्र पर जा सकती है, वो नहीं जाती। अब दो मान्यताएं हैं इस विषय में। दो मान्यताएं बहुत सिंपल है कि इम्प्योरिटीज निकलती है और ये शक्ति जागृत होती है, और दूसरी ऐसा है कि इम्प्योरिटीज निकलती है और ऊपर से शक्ति आती है। मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं होता है। ये दोनों शक्तियां एक साथ चलती है, नीचे से और ऊपर से, और जाके इन्फ्यूज होती है हार्ट चक्र में। अब वहां मिलती है। अब कहां मिलेगी उसके ऊपर भी आपकी अभिव्यक्ति निर्भरित करती है। अब एनलाइटनमेंट हो गया, अब ये शक्ति प्योरली चलती है। तो उसके पहले, सबसे पहले, ये सब होने के पहले आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे इम्प्योरिटीज पे अनुभव के हिसाब से आप काम करते हो, या आप जो लाइफ इम्प्रिंट्स लेके आए हो, उस हिसाब से आपका जीवन चलता है। तो उस संदर्भ में घटनाएं घटित होते होते ये चीज, यानी आपका काम है इन विषयों पे ऊपर प्रभुत्व लेना, इन विषयों पे काम करना, इन विषयों के प्रति आपका एक आकर्षण रहेगा। जैसे क्रोध का आकर्षण आपका स्वभाव में क्या है? काम सिर्फ ये सेक्सुअल एनर्जी नहीं है। काम ऑल्सो डील्स विद द अटैचमेंट। जैसे जैसे इन इम्प्योरिटीज पे आप वर्क करना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे दो चीज, लालच और दूसरा है भय, ये जो दो इम्प्योरिटीज हैं, वो जब तक कंप्लीटली निकल नहीं जाती, तो एनलाइटनमेंट के बाद भी कुछ अनुभव ऐसे आते हैं और ये प्योरिफिकेशन चलता है। अब जब एनलाइटनमेंट हो जाता है तो एक मान लो कि एक विशिष्ट प्रकार की बाउंड्री है ना। इस जगत को आप दो लेवल में डिवाइड कर दो। एक जो इम्प्योरिटीज क्लियर करते 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 एक स्पेस पे आते हैं, और एनलाइटनमेंट उसके बाद की प्रक्रिया है। तो मैं कहता हूं कि उसके बाद भी जर्नी चलती है। जीवन का बाद में कोई आपको अर्थ नहीं लगता है, तुमको लगता है जीने का कोई अर्थ नहीं है, क्यों जी? अब जब जीवन का अर्थ नहीं लगता है, तब आपको एक अंदर से अनुभूति आती है और एक मार्गदर्शन आता है। इस मार्गदर्शन में क्या होता है कि आप एनलाइटन क्यों हुए हो, उसका भी एक कारण होता है। वो कारण को लेके आपको अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है। जैसे कि बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, संत कबीर के बारे में, मीरा के बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, आप जिद्दू कृष्णमूर्ति को ले लो, हर एक की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार की होती है। आप योगी ले लो, योगानंद ले लो, या सबसे हाईएस्ट एनलाइटन मास्टर जिसको कहा जाता है कि महाअवतार बाबा जी, तो उनकी अभिव्यक्ति ले लो। उनका जीवन का लक्ष्य एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनलाइटनमेंट के मार्ग पे लेके जाना। उनकी शक्ति उसी विषय पे काम करती है। अब लहरी महाशय ले लो, या फिर कुछ ऐसे गुरुओं ले लो जिन्होंने एक विशिष्ट प्रकार से उस विशिष्ट अभिव्यक्ति पे काम किया है।
कुछ गुरुज हैं जो कंपैशन के ऊपर ही काम करते हैं। इसमें 2 व्यक्ति थे कि जो जन्मजात एनलाइटन होके आए। उसमें एक कहा जाता है, मैं पूरी तरह से शायद इससे सहमत हूं कि नहीं हूं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट अपना अभिव्यक्त, मैंने ये जो सुना है वो बात कह रहा हूं कि श्री कृष्ण जो है, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में मेरी धारणाएं कुछ अलग है, मेरा ज्ञान मुझे कुछ अलग चीजें कहता है। तो श्री कृष्ण जो है वो जन्म से अपने माँ के पेट से ही एनलाइटन होके आए थे, बिना कोई इम्प्योरिटीज के आए थे, प्योर कॉन्शियसनेस के फॉर्म में आए थे। और अगस्त ऋषि थे, वो अपनी माँ के पेट से आए थे, ऐसा कहा गया है, ऐसी जानकारी है मेरे पास। लेकिन ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो काम हम इस जन्म में करने आए हैं उसे हम एक्सपेडाइट भी कर सकते हैं। अब यहां से 2 विषय निकल के आते हैं कि एनलाइटनमेंट में इस वक्त की कॉन्शियसनेस हमें बहुत सपोर्ट करती है और ज्यादा से ज्यादा लोग एनलाइटन हो, ऐसा इस वक्त की कॉन्शियसनेस, इस वक्त की एनर्जी आपको जो भी क्रियाएं करेंगे, जो भी प्रक्रियाएं करेंगे या जो भी आप मार्ग पे चलेंगे, तो कोई भी क्रिया से एनलाइटनमेंट नहीं होता है, कुछ करने से नहीं होता है, कुछ विधि से नहीं होता है, लेकिन कुछ तैयारी से जरूर हम उस तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो सिर्फ कृपा होती है और कृपा से ही हो सकता है। सर एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको मतलब आया था कि पता कैसे चलेगा कि एनलाइटनमेंट हो गया है, लाइक आई एम एनलाइटन, ये कैसे पता चलेगा किसी को? कुछ क्या मतलब कैसे पता चलेगा किसी को कि अब वो एनलाइटन हो गया है या हो गई है? जो एनलाइटन व्यक्ति है उसे पता चल ही जाता है, पहली बात। और बाद में उसका अहंकार कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी एनलाइटन होने के बाद इमीडिएटली व्यक्ति घोषित करता है, स्वघोषित करता है कि मैं एनलाइटन हूं। लेकिन एनलाइटनमेंट के बाद इतना सा उसके बाद की परिपक्व होने की यात्रा भी बहुत ही महत्व की है। मेरे गुरु जो थे, जो मुझे मिले थे आज से शायद 25 साल पहले, जो हाईली मैंने जो एनलाइट, तब तक मैं कुछ एनलाइटन मास्टर्स को ऑलरेडी जानता था, उनके बारे में सुन चुका था, उनके बारे में मैं पढ़ चुका था, उनके अनुभवों को मैं समझ चुका था। तो आज तब मुझे एक लाइव व्यक्ति मिला जो मैं डायरेक्टली एनलाइटन मास्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं। मैं 5 से 7 साल वो काफी मेरे नजदीक रहे और उनके जीने का ढंग, उसके बोलने, उनके वक्तव्य में ही सबसे बड़ा तफावत उनके बोलने में होता है। तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये एनलाइटेंड है? देखो, आपके पास कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है, वो एक शक्ति होती है, वो एक आकर्षण होता है जो आपको, अगर आप उस तरह परिपक्व है तो आप उसकी तरफ खींच के चले जाते हो, वो आपको खींच लेती है। मेरे गुरुजी ने एनलाइटनमेंट होने के बाद 20 साल किसी को नहीं बताया कि मैं एनलाइटन, लेकिन 20 साल के बाद एक संकल्प उठा, एक संकल्प उनके मन में उठा। उनके मन में संकल्प भी नहीं उठते। ये समझ लो कि एनलाइटन मास्टर के मन में संकल्प उठना यानी कारण निर्माण करना। कारण निर्माण करने से वो जो जागरूक होता है वो प्रेम नहीं होती है, वो करुणा होती है। मानव संस्कृति के प्रति करुणा, इस ब्रह्मांड के प्रति एक उनको, मान लो कि एक फीस देनी है उनको इस ब्रह्मांड को, तो वो काम उसको ब्रह्मांड का करना होता है और वो भी वो चूज नहीं करता है। ब्रह्मांड की ये सर्वशक्ति, ये जो शक्ति है जो हाईली इंटेलिजेंट है, हाईली इंट्यूटिव है, वो डिसाइड करती है और वो डिसाइड करके आपको देती है। लगता है उसका मन जब एक्टिवेट होता है तभी
वो कारण निर्माण होता है और उस कारण के आधार पे वो अपनी अगली जिंदगी जीते हैं, अपना शरीर त्यागते हैं। अब जो 7 इम्प्योरिटीज की बात थी, वही 7 चीजें आप बार बार अपने भाव के रूप में प्रकट करते हो, वही आपके साथ रोग है, वही आपके साथ स्थिति है जो एनर्जेटिकली आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो अब ऐसी प्रक्रियाएं चलती थी कि एनलाइटन मास्टर्स के सानिध्य में रह के ही आप अपनी प्योरिटीज को डिसॉल्व कर सकते हो। उसके लिए कुछ करना नहीं है। जैसे किसी चीज को गर्म करने से ही उसकी इम्प्योरिटीज निकलती है, ऐसे आप जिससे उसके संपर्क में रहते रहते आपकी इम्प्योरिटीज निकलने लगती और ऐसी कुछ घटना घट जाती है जहां पे अब यहाँ पे एनलाइटनमेंट के साथ एक चीज को समझना जरूरी है। आपके मन को समझना है, आपके अहंकार को समझना है ना। तो मन जब नहीं रहता है तब जो स्थिति बनती है वो जागृत अवस्था कहते हैं। लेकिन मन 5 इंद्रियों से, 5 तत्वों से संचालित होता है। जब तक 5 इंद्रियों से आपके जीवन में प्रभाव होता रहेगा तब तक मन रहेगा। ना मन की स्थिति, जहां मन नहीं है, ऐसी स्थिति में एक एनलाइटन मास्टर की एक आंतरिक परिस्थिति होती है। जैसे एक उनके पास एक बहुत गहरा फोकस होता है, जो जिन चीजों पे फोकस करे उन चीजों की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। जिन चीजों पे वो फोकस करे तो वो फोकस उनका बाहर की तरफ नहीं होता है, ज्यादातर वो अंत स्थिति में रहते हैं और जब चाहे वो अपने अंदर जा सकते हैं और ज्यादातर अंदर ही रहते हैं। वो अंतर अवस्था में रहते हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर उसे अंतर अवस्था में मिलता है। सारा मार्गदर्शन, सारी प्रक्रियाएं उसके अंतर अवस्था में घटती है, जहां बाहर कुछ नहीं मिलता है। बाहर प्रश्न उनके लिए होते ही नहीं है। वो जीवन जीने के लिए ज्यादा कुछ करते नहीं है, बहुत सहज होता है। जैसे नरसिंह मेहता की बात कर लो तो नरसिंह मेहता ने एक हुंडी लिख दी थी। ऐसे ही जो गुजराती हैं, जो नरसिंह मेहता को जानते हैं अच्छी तरह से, वो समझते हैं। उसने एक हुंडी लिख दी थी सामरसा को, यानी उसने कृष्ण को, कि ये मेरी हुंडी है, इतने लाख की, इतने हजार की, स्वीकारो, जिससे उसकी बेटी की शादी होनी थी। और वो हुंडी एक्सेप्ट हो गई। मीरा के उसमें कहा गया है कि मीरा ने जहर पी लिया। तो वो एक ऐसी विशिष्ट अवस्था है अंतर की, जो जहां कोई प्रश्न नहीं होते, जहां कुछ दिशा नहीं होती है, लेकिन जब कोई भाव उठता है उसके अंदर से तो उस विषय के ऊपर वो जो चाहे वो जान सकते हैं। दूसरी तरह से आप सोचेंगे तो मन, ये जो बुद्धि है, बुद्धि के हर जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन के, वो सारे एक्टिवेटेड होते हैं और जिस विषय पे, जिस दृष्टि वहां पे वो अपना फोकस करते हैं, उसको वो जानकारी अपने आप प्राप्त होती है। उनको कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको बाहर के रेफरेंसेस मिलते हैं, उनको सही गलत करना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। वो अपनी ही मार्ग पे, अपनी ही दिशा पे चलते हैं और वही मार्ग सही बन जाता है। एनलाइटनमेंट के मिथ्स बहुत हैं। देखो, मिथ्स के बारे में तो मन की बातें हैं, और मिथ्स ऐसे हैं कि कुछ करने से मिलता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। कोई विधि से मिलता है, वो दूसरा बड़ा मिथ है। वो उससे तैयारी हो सकती है, एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। आज तक हर प्रक्रिया आपको तैयार करने के लिए होती है, और किसी चीज कुछ करने से मिलता, क्योंकि जो करना है वो इस जगत की बात है ना। ये करने से ये मिलेगा, कॉज एंड इफेक्ट इस जगत का है। ये प्रक्रिया कॉज एंड इफेक्ट से बहुत दूर है।
तो ये सबसे बड़ा मिथ है। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? और ये बात भी आपने क्लियर करना है कि डू वी हैव टू बी डिटैच्ड टू बी एनलाइटेंड? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ मैं अलग बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो एक दो चीज आपको बताना चाहता हूँ जो पिछले प्रश्न के संदर्भ में अधूरी रही थी, कि अहंकार की बात है। अहम आकार मीन्स, अब देखिए कि एनलाइटनमेंट और अहंकार का क्या संबंध है। अहम आकार मीन्स मेरा आकार, अहम का आकार। तो आकार क्या है? एक शरीर आकार है, और शरीर उस शक्ति को इनवाइट करने के लिए तैयार होना पड़ता है, और वो अपने आप तैयार होता है। मेरे एक दूसरे मास्टर है जो गुरु है, जिन्होंने मुझे तैयार होने के लिए कुछ प्रक्रियाएं की थी, जिससे मेरे अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आए, और बहुत सालों तक ये परिवर्तन आते रहे। ऐसा नहीं है कि एक टाइम आए और रुक गए। हर विषय में, हर सब्जेक्ट में मैं अपने आप में परिवर्तन अनुभव करता रहा। तो उन्होंने कुछ ऐसी तैयारियां मुझसे करवाई, और यह हो गई। मैं करवाई नहीं कहता हूं। तो अहंकार शब्द का जब मैं अर्थ करके आपको समझाना चाहता हूं, तो सिर्फ शरीर का आकार नहीं है, इस शरीर को भी तैयार करना पड़ता है उस एनर्जी को लाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। यानी एक साफ सुथरी जगह चाहिए जो साथ हमारी इम्प्योरिटीज को खत्म करके, यानी किसी भी बर्तन या किसी भी कप में आप कॉफी पीते हो या चाय पीते हो या पानी पीते हो, तो एक गंदे कप में आप नहीं पी पाएंगे, तो वो एनर्जी इस गंदे उसमें नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे गंदगी है, वो एनर्जीज आती है। तो मान लो कि इसके अंदर कुछ कचरा भरा है, बहुत बड़े कंटेनर में कचरा भरा है, और अच्छा पानी आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो एक टाइम वो कचरा निकल ही जाता है। वो जब कंप्लीट कचरा निकल जाता है, तब आप उस अनुभव को प्राप्त करते हो, और वो अनुभव सातत्य से रहता है। इसे हम अनुभूति कहते हैं, कि वो अनुभव कभी हटता नहीं है, वो चेंज नहीं होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। वो अनुभव सदा के, जो एक बार स्विच ऑन हो गई कभी ऑफ नहीं हो सकती है, वो हमेशा के लिए ऑन रहती है। इसीलिए उसे जागृत अवस्था कहा गया है, दूसरे शब्दों में। तो यहाँ अहंकार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये शरीर के संदर्भ में हुआ। आपके मान्यता है विचार, अनुभव और मेमोरी, याददाश्त। इन संबंधों में भी आप जो जन्मों से एक कुछ यादें को संभाल के रखे हैं, इस जन्म में आके कुछ यादें हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ विचार है, कुछ भाव है। इस सारा पूरा मिश्रण या कुछ मान्यताएं हैं, इसका मिश्रण भी एक आकार बनाता है। आपके कारण शरीर को वो एक आकार देता है, आपके सूक्ष्म शरीर को वो आकार देता है। वहां तक आपकी जैसे 7 शरीर भी होते हैं, लेकिन वो कुछ बातें समझाने के लिए उसका उपयोग किया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। तो 7, ये जो इन स्थितियों को भी आप अहंकार कहते हैं। तो जो ऐसा नहीं होता है कि आकार इस पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाए। आप एक कंटेनर के रूप में तो रहते ही हो, साथ साथ में वो एनर्जी आपके साथ चलती है। यानी आपकी जो बुद्धि है कि मुझे पानी पीना है, तो मुझे प्यास लगी और पानी पीना है, वो चलती रहती है। वो मन जो है वो उतने लेवल तक इस जगत में जीने के लिए कुछ करना है, इसलिए वो चलता है। लेकिन वो मन को भी चलने की इच्छा नहीं होती है। अपने आप में इंसान एकदम अंदर स्थित हो जाता है, जिसे कहा कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। और वहां पे कारण का एक कंकड़ डालो एक तालाब में, तो एक रिपल्स होते हैं, तब वो एनर्जी के रिपल्स होते हैं, और वो एनर्जी अंदर से उठ के आती है और वो कुछ चीजें करती है। तो ये एक आंतरिक अवस्था, आंतरिक स्थिति की बात की मैंने। इस तरह से अहंकार की अहमियत इतनी ही रह जाती है कि वो कंटेनर उस प्रकाश को
आपके अंदर कैरी कर रहा है और उस प्रकाश जी रहा है कंटिन्यूसली। तो एनलाइटनमेंट की पहले की अवस्था ले लो आप, वहां भी आपके अंदर दो शक्तियां होती है, जहां पे आप अपना अहंकार सबसे आगे रखते हो और उस शक्ति को पीछे रखते हो। एनलाइटनमेंट में क्या होता है, अहंकार डिसॉल्व हो जाता है और शक्ति वो साथ में जुड़ जाती है। और एनलाइटनमेंट के बाद